नमस्कार। राजस्थान में चुनावी रंग चढ़ चुका है और अब माहौल सेट होना शुरू हो चुका है और हमारी चुनावी यात्रा की कवरेज शुरू हो रही है चौमू विधानसभा से, जो कि एक महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जाती है। यहाँ से जो विधायक बनता है उसी की सरकार बनती है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं विष्णु जी सैनी आज हमारे साथ हैं। उनसे चर्चा करेंगे और थोड़ी लाइट गपशप भी करेंगे और उनकी पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे और उनके जो एरिया के मुद्दे हैं उनको वो किस तरह से, चूँकि वो नगर पालिका के चेयरमैन भी हैं और टिकट के दावेदार भी हैं, तो वो किस तरह से सोल्व करेंगे और उनकी क्या जो इश्यू हैं उनके बारे में उनसे चर्चा करेंगे। तो आपका स्वागत है चेयरमैन साहब। नमस्कार। तो पहले तो आप ये बताएं, जो चौमू विधानसभा में आपने जो नगर पालिका में कार्य किए हैं उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, पहले नगर पालिका में 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था। उन्होंने नगर पालिका से 1 रुपये का भी विकास कार्य नहीं करवाया था। हमारे बोर्ड को बने हुए कम से कम 3 साल हो गए। लगभग 3 साल में हमने 80 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर रोडों का, नालियों का, पानी की पाइपलाइनों का, बोरिंग वगैरह ये करवाए, जिससे आमजन को इससे सुविधाएँ मिली है। एक जो चौमू का मेन मुद्दा चल रहा है पानी का, पानी से पब्लिक काफ़ी त्रस्त बताई जा रही है, चूँकि ये काफ़ी बड़ा मैटर चल रहा है। जो बीसलपुर का जो पानी है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज से 25 साल पहले जब मैं सब्जी का, हमारा पुश्तैनी जो बिज़नेस था वो सब्जी का था। हमारे दादाजी सब्जी का काम करते थे, मेरे पिताजी करते थे, उन्हीं की साथ मैंने सब्जी का काम करता था। तो चौमू की सब्जियां विदेशों तक फेमस थी। चौमू के मीठे पानी की सब्जियां विदेशों तक फेमस थी। यहाँ पर अच्छे मात्रा में सब्जियां बोई जाती थी और सब्जी मंडी के अंदर आती थी। लेकिन उसी को देखते देखते आज जल स्तर इतना नीचा हो गया है कि सब्जी तो दूर की बात, पानी पीने के लिए भी कम पड़ने लगा है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने कई बार मांग की है कि चौमू को बीसलपुर योजना से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दे रखा है कि जल्दी बीसलपुर से जोड़ा जाएगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि जो हमारे रामगढ़ का बांध है उसमें पानी लाकर उससे चौमू, उसके अलावा शाहपुरा, जमा, रामगढ़, ये आसपास के एरिया है, उससे पानी की सप्लाई देकर वहाँ की पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। तो इसकी जो ये लागत बताई जा रही है तो वो तकरीबन कितनी है? तकरीबन ये शायद 1200 करोड़ रुपए है। तो इसमें अभी तक कुछ बजट में मंजूर किया गया है या नहीं किया गया है? बिल्कुल, इसकी DPR बन रही है और जल्दी इसका कार्य हो जाएगा। एक जो रामलाल शर्मा ये आरोप लगाते हैं, वो ये बता रहे हैं जो ये हनुमान जी का जो रोपवे है ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने रोक रखा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं ये हमेशा झूठ बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में भी इन्होंने मुद्दा उठाया था कि रोपवे चालू करवाओ। उसमें माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि ये रोपवे राजस्थान सरकार की वजह से नहीं रुका हुआ है, ये रोपवे केंद्र सरकार की वजह से रुका हुआ है। क्योंकि जो ये वन विभाग की ज़मीन है, जो पर्वत है वो वन विभाग में आता है और उसको कन्वर्ट करने के लिए केंद्र सरकार ही अधिकृत है। तो जब तक केंद्र सरकार अधिकृत नहीं करेगी तब तक ये रोपवे चल नहीं पाएगा। उसमें जैसे मैंने वो क्लिपिंग देखी थी विधानसभा की, उसमें स्पीकर साहब ने ये कहा था भाई ये केंद्र से वो होगा, लेकिन जब रामलाल शर्मा ने फिर उनको वापस रिप्लाई किया उसमें उन्होंने ये बताया भाई यहाँ से फाइल क्लियर करेंगे तो वो सेंटर के पास जाएगी। यहाँ से फाइल क्लियर करने का मसला क्या है? देखिए, यहाँ से फाइल क्लियर हो चुकी, यहाँ से फाइल क्लियर करके केंद्र के पास भेज चुके। वो केंद्र करेगी जब भी वो उसका समाधान हो पाएगा। इस समय में हम रामलाल शर्मा से जब अगर एक इंटरव्यू लेंगे तो उनसे भी ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, अगर यहाँ से फाइल निकल चुकी है तो वो केंद्र सरकार से मंजूर क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। तो अभी तक जैसे आपका कार्यकाल रहा है उसमें मेन चुनौतियाँ क्या रही हैं आपके लिए? देखिए, चुनौतियाँ तो ऐसा था कि नगर पालिका क्षेत्र में कोई विकास कार्य, जगह जगह रोडें फूटी हुई थी, नालियाँ नहीं बनी हुई थी, वो सब काम मैंने करवाया। मैंने आने के बाद में ऐसी व्यवस्था की है कि हर जगह रोडें बन रही हैं। आज भी देखा जाए तो रोडों का कार्य चल रहा है। जो रेनवाल रोड अंडरपास के पास में हमेशा रोड टूटी हुई रहती थी, मैंने उस रोड का कार्य चालू करवाया और अभी वो कार्य प्रगतिधीन है। जल्दी ही वो रोड भी बन जाएगी जिससे आमजन को लाभ मिल पाएगा। और लाइटिंग वगैरह और अन्य व्यवस्थाओं में जैसे साफ़ सफाई वगैरह? देखिए, साफ़ सफाई व्यवस्था हमारी बिल्कुल सही है। उसके अलावा हमने चौमू में एक नई थीम के तहत तिरंगा लाइटें लगवाई गई हैं। जो तिरंगा लाइटें जो मेन डिवाइडर पोलों पे लगी हुई है उनके ऊपर लगवाई गई है, जो बहुत ही अच्छी सुंदरता दिखती है। वो कार्य पूर्ण हो चुका है अभी? बिल्कुल, कार्य पूर्ण हो चुका है वो। अच्छा,
तो अभी जैसे अब आगामी, अब जैसे अब आपका कार्यकाल चल रहा है, तो आगामी आप जैसे कोई खास कार्य जिनको आप चैलेंज के तौर पर ले रहे हैं? देखिए, हमारे जो खास कार्य है वो ये है कि एक तो हमारा जो कचरा निस्तारण का जो व्यवस्था है वो चोमू में नहीं है। अभी तक हमने कचरा पॉइंट बना रखा है, वहाँ से उठाकर सेवापुरा भेजा जाता है। उसके लिए हम जल्दी ज़मीन अलाट करवा कर कचरा निस्तारण के लिए मशीनरी लगाकर उसका कचरे का निस्तारण करवाएंगे। उसके अलावा एक बस स्टैंड के ऊपर जो संजय सर्किल है वहाँ पे और चौपड़ में 101 फीट के तिरंगा लगाएंगे, जिसका जल्दी कार्य चालू कर देंगे हम। तो ये तो इनकी नगर पालिका की कार्यकाल की बातें रही। अभी ये कांग्रेस के टिकट के दावेदार भी हैं, तो इनमें प्रबल संभावना है कि इनको कांग्रेस से टिकट मिल जाए, तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। तो इनके बाद इसलिए इनको अभी अगर हो सकता है राजस्थान विधानसभा में भी नजर आएँ, तो इनके लिए राजस्थान विधानसभा में चोमू के लिए क्या प्राथमिकता होंगी? पहली 5 प्राथमिकताएँ चोमू के लिए आपकी क्या होंगी? देखिए, चोमू में जो प्राथमिकता है सबसे ज़्यादा है पानी की, और पानी की समस्या का ही समाधान करवाने का सबसे मेन उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा कोई कार्य ऐसा नहीं है जो प्राथमिकता में आए। जो पानी की समस्या का अगर समाधान हो गया तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जैसे बीजेपी वाले ये आरोप लगा रहे हैं भाई, जैसे कुछ सड़कें, जैसे ये एक जो ये बालाजी वाली सड़क है, इसमें काफ़ी इसमें क्रैक्स वगैरह आ रहे हैं, वहाँ तक कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इसका क्या कार्रवाई करवाएंगे आप? देखिए, बालाजी वाली जो सड़क है उसके लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री को लिख के दिया हुआ है, जल्दी वो सैंक्शन होकर उसका कार्य चालू हो जाएगा। और वो चोमू नगर पालिका बनवा देगी? नगर पालिका नहीं, पीडब्ल्यूडी द्वारा। अच्छा, पीडब्ल्यूडी द्वारा बनेगी। और एक चूँकि ये शायद सापरा विधानसभा में पड़ता है, जो ऊपर जो रोड चल रही थी उसका भी कुछ प्रोग्रेस हुआ, जो वीर हनुमान जी के ऊपर से रोड मतलब बनवा रहे थे, और उसका कुछ वो वन विभाग की वजह से अटका हुआ है। वन विभाग की जैसे ही स्वीकृति मिलेगी उस रोड का भी कार्य चालू हो जाएगा। अच्छा, ये डेवलपमेंट के इशू की बात रही। और जैसे अभी गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं राजस्थान में, उसका क्रियान्वयन चोमू में किस प्रकार हो रहा है? देखिए, जो गहलोत साहब ने मुख्यमंत्री बजट घोषणा में जो योजनाएं दी, लोगों को लाभ देने के लिए जो योजनाएं दी, उनके लिए राहत कैंप लगाए गए थे। उन राहत कैंपों में पूरी चोमू विधानसभा क्षेत्र में मैं गया हूँ, लोगों को जागृत किया है, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाए। लोग उस राहत का बहुत पुरजोर तरीके से लाभ उठा रहे हैं, और ऐसी योजनाएं दी हैं गहलोत साहब ने कि जनता, जो गरीब जनता, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रही है। उसी का नतीजा है कि आज राजस्थान में कांग्रेस सरकार वापस रिपीट होगी। नहीं, एक बात तो ये तो है, जैसे 25 लाख वाला बीमा, ये तो बड़ी तगड़ी स्कीम है। इस मसले में अभी मैं किसी से मिल रहा था, तो मोदी जी कहीं भाषण दे रहे थे, तो वो बोल रहे थे मैं 5 लाख का बीमा दे रखा हूँ। तो वो बंदा बोला भाई मोदी जी राजस्थान आओ, यहाँ 25 लाख तक का फ्री है। तो वास्तव में ये इस स्कीम तो गेम चेंजर स्कीम साबित हो सकती है। देखिए, पहले क्या होता था कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना था उसमें 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते थे, और दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए का था। लेकिन कई गंभीर बीमारियां ऐसी थी कि जिनका खर्चा 20 से 25 लाख रुपए तक पहुंच जाता था, और वो आमजन उसका इलाज करवा नहीं पाते थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने गरीबों के लिए सोचा, और उन्होंने 25 लाख रुपये की जो चिरंजीवी योजना में इलाज करवाने के लिए किया, और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा किया, जिससे आमजन को बहुत ही अच्छा लाभ मिल रहा है। लेकिन जो ये गहलोत की एक जी बिजली वाली योजना है, इसमें कुछ बिलों में जो ये अभी मैं कुछ ट्विटर पे देख रहा था, कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं भाई उनका बिल माफ़ नहीं हो रहा है, उसमें क्या चक्कर पड़ रहा है? देखिए, क्या था कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें ये था भाई, एक जनाधार कार्ड में एक ही बिल रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन लोगों ने जैसे मान लो कि 2 कनेक्शन नाम से हैं, और उन्होंने दोनों कनेक्शनों को उसमें रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो दोनों में से अगर रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो उनमें माफ़ नहीं हो रहा। उनको एक ही करवाना था, उसमें करेक्शन करवा के अगर वो एक करवा लेंगे तो उसमें वो ऑटोमेटिकली उसमें माफ़ होता रहेगा। तो जैसे अभी आप राजनीतिक परिवार से हैं, चूँकि चोमू विधानसभा की शुरुआत 1962 से शुरू हुई थी। 1998 में इनके पिताजी भगवान साय जी ने चुनाव जीता, उसके बाद शायद 2003 में रामलाल शर्मा, फिर 2008 में फिर भगवान साय सैनी जी ने वापस जीता। तो ये ऐसे अल्टरनेट बरकरार है। तो इस बार आप क्या माहौल देख पा रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले बताया भाई, जो माननीय मुख्यमंत्री मोदी की योजनाएं हैं, जो राहत दी है आमजन को, और हमने उनको लोगों तक पहुंचाया है, तो आमजन पूरी चोमू विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की लहर है। और उस लहर है तो बिल्कुल जो भी कांग्रेस पार्टी का यहाँ से कैंडिडेट होगा वो जीत के जाएगा, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी।
जो लोग जैसे बीजेपी के लोग रामलाल शर्मा जी वगैरह है, जो आरोप लगा रहे हैं भाई कांग्रेस में टिकट के ही इतने दावेदार है तो वो एकजुट कैसे होंगे? देखिए क्या होता है, किसी भी चीज़ की अगर संभावना ये होती है भाई ये कार्य होगा तो उसके पीछे ज़्यादा लोग जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की चोमों में लहर है, इसीलिए इतने लोग दावेदार हैं, क्योंकि उनको सबको लग रहा है कि कोई भी खड़ा होगा तो वो चुनाव जीत जाएगा। कांग्रेस पार्टी से अगर किसी को भी टिकट देगी वो चुनाव जीतेगा, इसीलिए ज़्यादा दावेदार सामने आ रहे हैं कि मैं भी चुनाव जीत सकता हूँ, मैं भी चुनाव जीत सकता हूँ। क्योंकि जो जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी ना चोमू विधानसभा क्षेत्र से, वो 100% चुनाव जीतेगा यहाँ से। तो यहाँ के चोमों के जातिगत समीकरण, जैसे पिछले बार जो चुनाव था वो काफ़ी क्लोज कॉन्टेक्स्ट हुआ था, शायद उसमें 1250 ये बता रहे हैं 1250 वोटों से भगवान साई जी लॉस कर गए थे। तो अभी वो उसको गैप को आप आराम से फिल कर लेंगे, आपका ये विश्वास है, कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो पिछली बार जो था वो कई गलतियाँ हुई, वो गलतियाँ नहीं होंगी, तो उस कवर करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं था। वो भाई 1250 वोटों का गैप था, बिल्कुल क्लियर कर देंगे उसको। अभी जो नेशनल इश्यू चल रहे हैं, जैसे अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं और वो लाल डायरी जो राजेंद्र गुड्डा ने विधानसभा में भी उसको कोशिश करी, तो आखिर उसका कुछ नज़र आ रहा है? चूँकि वो आम जनता में तो ऐसा माहौल है कि ये एक बनी बनाई दंडकथा है। आपको क्या लगता है, अमित शाह आ रहे हैं और उसके बारे में बयान दे रहे हैं, मतलब उसको इतना बढ़ाया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको? देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि जो लाल डायरी है कुछ नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है। और पूरे राजस्थान में कांग्रेस का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विधानसभा क्षेत्रों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। वो केवल मनगढ़ंत कहानियाँ कर रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, या व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप लगाकर ये अपनी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की लहर है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल यहाँ पे जीतेगी, सरकार बनाएगी। तो राजस्थान में आपको मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट है वो कौन लगता है? देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो भी एमएलए जीत के आएंगे, 200 में से जो भी एमएलए जीत के आएंगे वो सभी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। तो आप साफ तौर से ये नहीं कह रहे कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के दावेदार हैं? देखिए मैं बता रहा हूँ भाई, जो दिल्ली में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बैठे हैं और भी पार्टी के बड़े नेता बैठे हैं, वो डिसाइड करेंगे, या जो 2 एमएलए जीत के आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो तो फिर फाइनल आदेश तो आला कमान से आएगा, वो एमएलए से स्वीकृत करवा लिया जाएगा भाई ये नाम है। बिल्कुल आला कमान से आएगा। तो सेंटर पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? अभी राहुल गांधी की जैसे इमेज प्रोसेसिंग हो रही है, पहले जो जिनके जो उस इमेज को ख़राब किया गया था उसको अब नई सिरे से बिल्डअप किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से वास्तव में उनकी इमेज में एक पॉजिटिव परिवर्तन आया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जो राहुल गांधी जी की जो इमेज इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने ख़राब की थी, उस इमेज को वापस से बनाकर राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम रहे हैं। और जो 2024 के चुनाव लोकसभा के होंगे उसमें भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी को एज ए पर्सन आप मिलेंगे भी? बिल्कुल मिला हूँ। तो उनकी पर्सनैलिटी आपको कैसी लगी? अच्छी है, मतलब ही इज़ ए नाइस, मतलब नाइस पर्सन। मिलने पे आपको अपना ऐसे फील होता है, आत्मीयता फील होती है? बिल्कुल आत्मीयता फील होती है। तो ये राहुल गांधी के बारे में सवाल था। तो और जैसे नेशनल अभी मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरमैन हैं, और जो अभी इनकी घोषणा की गई है CWC मेंबर की, उनमें जो अभी जिन स्टेट में चुनाव है उनको तवज्जो दी गई है ज़्यादा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन स्टेटों पे तवज्जो इसलिए दी गई है क्योंकि जिनको बनाया है वो इन स्टेटों से गुजरे हुए हैं, उनको यहाँ का स्टेट का पता है भाई कहाँ क्या है क्या नहीं है, इसीलिए इनको CWC मेंबर बनाया गया है। और उनको पूरी रणनीति बनाने के लिए यहाँ पर CWC मेंबर बनाया गया, ताकि पूरी रणनीति बनाकर अच्छे जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाए और सभी जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार। अभी जो जैसे गोदी मीडिया चैनल्स हैं वो सारे चैनल्स केवल एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, केवल बीजेपी को फेवर कर रहे हैं कि कोई भी मुद्दा हो, और जैसे डिवाइडिंग फैक्टर लाना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं। अगर डिवाइडिंग फैक्टर आता है तो उससे बीजेपी को फ़ायदा होगा, तो इसके बारे में आप क्या देखते हैं? जो गोदी मीडिया है उसके बारे में? देखिए जो गोदी मीडिया है वो बिल्कुल बिकी हुई है। अगर वो केवल एक मोदी का ही वो प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से अगर कोई भी नेता या हमारे राष्ट्रीय नेता कुछ भी कार्य करते हैं उनको कहीं पे दिखाते नहीं है। और ये जो मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर चला रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा तो हो जाएगा, लेकिन ये देश एकदम टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। इसलिए इनको ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए, राजनीति को राजनीति के हिसाब से ही करना चाहिए।
डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज़ों के ज़माने की थी, लेकिन कुछ लोग उससे इस समय भी फैला रहे हैं। बिल्कुल फैला रहे हैं। तो ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा और मणिपुर में दो समुदायों के बीच का मुद्दा, उनको लड़वा दिया। मणिपुर हिंसा पर आपका क्या कहना है उसके बारे में? देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। जब भी कोई चुनाव आते हैं उससे पहले कुछ ना कुछ ये हिंसा करवाते ही हैं, क्योंकि उस हिंसा करवा कर हिंदू मुस्लिम का फ़ायदा उठाने के लिए ये ऐसी हिंसाएं करवाते रहते हैं। अभी देख लेना आप, जल्दी अब राजस्थान में चुनाव है, तो राजस्थान में भी कोई बड़ी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कोई हिंसा करवा दें। चूँकि आप कह रहे हैं कि हो सकता है राजस्थान में बीजेपी कुछ चुनाव जीतने के लिए हिंसा करवा सकती है, ऐसे भी इनका मानना है। बिल्कुल। और अब अगर आप देखते हैं तो बीजेपी में कोई ऐसा लीडर है जो वसुंधरा जी को टक्कर दे सकता है? अब देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी है तो उनके नेताओं को मुझे इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि अपोजिशन में जो लोग हैं उनके बारे में मैं जानकारी रखना वाजिब नहीं समझता। नहीं, जैसे डोटासरा जी विधानसभा में भी कह रहे हैं, विधानसभा के बाहर भी कह रहे हैं, और राठौड़ साहब को हर उस पे टारगेट पे ले रहे हैं। तो क्या राठौड़ साहब को वो इतना बड़ा लीडर बना रहे हैं कि हो सकता है वो राजस्थान की सीएम भी बन जाए अगर आगे भविष्य में कभी मौका मिले तो? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो ऊपर की राजनीति है। तो अभी जो इश्यू चल रहे हैं डेवलपमेंट वगैरह, और अभी शायद मेरे को लग रहा है कर्नाटक इसकी कोई योजना 2000 रुपये डालने वाली योजना, उसकी सुगबुगाहट मेरे को नज़र आ रही है। इसका आपको अंदाज़ा है कुछ? जी नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं। तो कर्नाटक में स्कीम चलाई है, कर्नाटक में वो स्कीम जो 2000 रुपये हर महिला के खाते में डालने वाली स्कीम है, वो गेम चेंजर साबित हुई है। तो क्या कांग्रेस सरकार ऐसा कुछ सोच रही है? हालांकि जो 25 लाख वाली बीमा योजना ये काफ़ी अफेक्टिव योजना है। देखिए, महिलाओं के खाते में 2000 रुपये डालने की ज़रूरत कहाँ है, क्योंकि राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसे कार्य किए हैं। चिरंजीवी योजना में इलाज फ्री दे दिया, अन्नपूर्णा फूड पैकेट में खाना फ्री दे दिया, नरेगा में उन्होंने कार्य दे दिया उनको, महिलाओं को मोबाइल बांट दिए। मोबाइल अभी मिलने शुरू नहीं हुई है, कुछ जगह मिले हैं। जी नहीं, राजस्थान में हमारे चोमू में अभी मिलना स्टार्ट हो गया। पूरे राजस्थान में जो चोमू है वो 2nd नंबर पे है मोबाइल बांट। तो ये सब पूरी महिलाओं को तो कब तक मिल जाएंगे? सभी को मिलेंगे ये? बिल्कुल जी, सभी महिलाओं कब तक मिल जाएंगे? चुनाव से पहले मिल जाएंगे? आचार संहिता से पहले? चुनाव से पहले मिल जाएंगे। तो ये तो सभी महिलाओं के लिए खुशखबरी की बात है कि उनको मोबाइल आचार संहिता लगने से पहले मिल जाएंगे। ये इनका आश्वासन है। अब देखते हैं इस पे कितना खरा उतरते हैं। और गहलोत साहब कुछ गेम चेंजर और मतलब तगड़ी स्कीम भी शायद अगर चुनाव में जाने से पहले ले आए तो कोई उस पर अचरज नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ योजनाएं ऐसी ही ला रहे हैं ताकि उनको पब्लिक को डायरेक्ट ट्रांसफ़र मिले, जिसमें दाल वाली योजना है, मिर्ची उसमें दाल आ रही है, मिर्ची आ रही है, पूरा फूड पैकेट आ रहा है, उसमें तेल आ रहा है। तो इसमें फ़ायदा तो काफ़ी हो रहा है पब्लिक को। आपको पर्सनल इंस्पिरेशन राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, राजनीतिक प्रेरणा तो मैं राजनीतिक परिवार में ही पैदा हुआ हूँ। मेरे पिताजी 84 से कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। 1990 में उन्होंने पहला MLA का चुनाव लड़ लिया था। उसके बाद 1990 में क्यों, कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से 90 में चुनाव लड़ा था। उस टाइम पे 2235 वोटों से चुनाव हार गए थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दोबारा टिकट दिया 98 में 44,000 कुछ वोटों से हमने चुनाव जीता। उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सरकार के ऊर्जा मंत्री घनश्याम जी तिवारी को हरवाया था। उनके बारे में एक मैं फैक्ट बता दूं, जो घनश्याम तिवारी जिनकी बात कर रहे हैं वो इस समय राज्यसभा सांसद हैं, उनको हराया था इन्होंने। जी बिल्कुल हराया था। उसके बाद से जब राजनीति में, तो मेरा तो जब से मैंने होश संभाला है तभी से राजनीति देखी है और राजनीति में चलता रहा हूँ। मैं 97 से NSY से जुड़ा, उसके बाद 98 में यूथ कांग्रेस में जुड़ा, 2003 से मैं जयपुर जिला देहात कांग्रेस कार्य कमेटी का कार्यकारिणी सदस्य रहा और अभी 2020 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने पार्षद का टिकट दिया। पार्षद का टिकट देने पर हमारे पूर्ण बहुमत 31 पार्षदों के साथ हमारा बोर्ड बना और मैं चेयरमैन बना। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय से हमने मांग की कि हमारी जो चोमू नगर पालिका है उसमें जनसंख्या के हिसाब से या भौतिक सुविधाओं के हिसाब से ये नगर परिषद होनी चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बजट के अंदर इसको नगर परिषद करने की घोषणा की, जो 1 सितंबर से हमारी ये नगर परिषद बन गई। सितंबर से अभी आने वाले? बिल्कुल, जो पिछली 1 अगस्त से। अच्छा, अभी अभी 1 अगस्त से हमारी
नगर परिषद होगा। तो इसमें जो विधानसभा जो ये गांव जुड़े थे एक्स्ट्रा, उनका क्या होगा? अभी तक गांव नहीं जुड़े, जो यथा स्थिति नहीं में नहीं, उसमें हाथनोदा गांव था ना। अभी उनका सर्वे चल रहा है। एक बार जो नगर पालिका एरिया था उसी को नगर परिषद क्रमोन्नत किया गया है। तो उनकी जो सरपंच की जो पावर थी वो अभी यथावत है। बिल्कुल यथावत है। अभी जो हमारे सरपंच हैं उनसे मैंने पूछा था किसी रोड के बारे में, तो वो उन्होंने बोला कि मैं तो सरपंच ही हट गया हूँ। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सरपंच हटे नहीं है, अभी तक परिसीमन हुआ नहीं है। अभी तो वो एसडीएम साहब के पास रिपोर्ट आई हुई है, ये परिक्षेत्र बनाकर भेजेंगे, उसके बाद कलेक्टर के पास जाएगी, कलेक्टर से अनुमोदन होकर डीएलपी के पास जाएगी, उसके बाद इसमें एडजस्ट हो पाएगा। तो आप जो नगर परिषद में होने वाले जो फायदे हैं, जो क्रमोन्नत हो रही है, इसके आप फायदे किस तरह से देखते हैं? देखिए, नगर परिषद में क्रमोन्नत होने से जो आसपास के एरिया जुड़ेंगे, क्योंकि नगर परिषद जो आसपास के जो ग्रामीण एरिया हैं उनमें डेवलपमेंट कम है। नगर परिषद बनने से यहाँ पर जो बजट आ रहा था उसका डबल बजट आएगा, स्टाफ यहाँ पर डबल हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आईएन की पोस्ट नहीं थी, एक्शन की पोस्ट नहीं थी, वो आईएन एक्शन की पोस्ट यहीं पे हो जाएगी। तो जो भी कार्य है वो यहीं पे हो जाएंगे, तो उससे सुविधाएँ मिलेंगी, ज़्यादा विकास कार्य होगा। और एक तहसील का भी मैटर चल रहा है, जैसे हमारे पास के जो गांव है हाथनोदा वगैरह है, उनकी जो तहसील की जा रही है वो शाहपुरा की जा रही है, और उनसे जो पास में गांव पड़ते हैं, जैसे हमारे पास में पड़ गया चोमू और उन शाहपुरा हमारे से पड़ गया दूर, तो इसका क्या समाधान निकालेंगे? अब शाहपुरा तहसील कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी वो हमारे जाने के लिए, काम के लिए। देखिए क्या है कि जैसे तहसील, अब जैसे शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र है, अब शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भी ग्राम पंचायतें आएंगी तो उनको तो उसी तहसील में जुड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो चोमुख जो पंचायत समिति है उसके 8 ग्राम पंचायतें आज से कुछ सालों पहले शाहपुरा विधानसभा में जुड़ गई थी, लेकिन उन लोगों को समस्याएं ना हो इसलिए उनको रोक रखा था। हमने सरकार से रिक्वेस्ट कर रखी थी कि पंचायत समिति गोविंदगढ़ ही लगे, क्योंकि गोविंदगढ़ सबसे नज़दीक है। तो इसलिए अब जब भी परिसीमन होगा तो या तो ये एरिया कट के वापस सोमू विधानसभा में आएंगे या कोई नई विधानसभा बनेगी, उसी हिसाब से इनका एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो ये परिसीमन के आधार पर होगा, चूँकि वो पहले शाहपुरा हो चुका था, लेकिन ये बाद में रिक्वेस्ट के आधार पर इन गाँवों को रोका गया था। तो अभी जो जिन गाँवों को जोड़ा गया है उनमें तो ये जो गवर्नमेंट जो सरपंच वगैरह थे उनके पावर्स यथावत है, और बिल्कुल यथावत है, उस पर आपकी कोई पावर नहीं है, और ना ही वो पावरलेस हुए हैं, जैसा कि उस सरपंच ने कहना था कि मैं पावरलेस हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। तो जैसे आप, और जैसे अभी रिलेटेड जैसे युवाओं के जो मामले हैं, जैसे मेन मुद्दा है बेरोजगार का, उस पर आपका क्या कहना है? और गवर्नमेंट का एक तो मेन जो इश्यू है, गवर्नमेंट जो भर्तियाँ निकालती है उसमें एक तो डिले होता है, दूसरी बात है भ्रष्टाचार होता है, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे थे? और इसमें निकलनी चाहिए भर्तियाँ मेन। देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। युवाओं के लिए कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो वो केवल एक बार भरने का नियम कर दिया। वो एक बार नियम फॉर्म भरने के बाद आपका किसी भी कंपटीशन में अगर फॉर्म भरोगे तो कोई फीस नहीं लगेगी। हर जिला स्तर पर यूथ हॉस्टलों का निर्माण करवाया जाएगा, ताकि जो भी एग्ज़ाम देने जाएँ सिटी में तो वो वहाँ पर आराम से बिना खर्चे के रुक सकें। उसके लिए जो युवा जो बेरोज़गार है उनको बेरोज़गारी भत्ता भी दिया जा रहा है। उसके अलावा नौकरियां भी निकाली जा रही हैं, और कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये जो विपक्षी पार्टी है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा लगा रही है, इनके पास कुछ नहीं है। नहीं, जैसे अभी जो आरपीएससी के मेंबर थे कटारा जी, वो कटारा जी पकड़े गए करप्शन में करते हुए, मतलब उन्होंने पेपर ले लिया था और उस बाद में वो पेपर कैंसिल भी करना पड़ा। तो ऐसे आरपीएससी के ऐसे मेंबर्स क्यों बनाए जाने चाहिए उनकी, जबकि अभी उसमें अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में एक आर्मी ऑफिसर को लगाया, वो एक अच्छा स्टेप है। तो ऐसे अधिकारी क्यों नहीं लगाए जाते, एकदम दबंग किस्म के हों? देखिए, हर अधिकारी के बारे में जानकारी नहीं होती, वो बाद में कैसा निकल जाए क्या है। वो कटारा जी ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई हुई। जो आप भर्ती लेट होने का कारण कर रहे हो, वो लेट होने का कारण कोर्ट में मामले जाने के कारण लेट होती हैं। अगर कोर्ट में कोई मामला नहीं जाता है तो भर्ती शीघ्र हो जाती है वो। तो अभी आने वाले समय में भी कुछ भर्तियाँ निकलेंगी, ये युवाएँ उम्मीद लगा के रखें? बिल्कुल निकलेंगी। और जैसे प्राइवेट सेक्टर में जैसे जॉब क्रिएशन जो इम्पोर्टेंट है, उद्योग धंधों को समर्थन देना, जो मेन रीढ़ की हड्डी होती है वो मिडिल क्लास आदमी होता है जी, जो बिज़नेस करना चाहता है जी। उसके बारे में क्या कर रहे हैं और क्या करने की योजना है? देखिए, जो बिज़नेस क्लास जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए कई लघु उद्योगों पर सब्सिडी की योजना चला रखी है। तो उसके अंदर वो अपने लघु उद्योग
लगाकर उस सब्सिडी का फ़ायदा उठा अपना खुद का उद्योग लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारे चोमू को जो आसपास का क्षेत्र है, हमारे यहाँ पे कालाड्रा में रिको इंडस्ट्रीज एरिया है, मंडा में रिको इंडस्ट्रीज एरिया है, उसके अलावा जेतवा में रिको इंडस्ट्रीज एरिया है, हमारे यहाँ पर जीरा में रिको इंडस्ट्रीज एरिया है, अभी यहाँ पर जो बलेखंड है वहाँ पर रिको इंडस्ट्रीज एरिया है। कई ऐसे एरियाज डेवलप हुए हैं जिनके अंदर स्वयं अपने उद्योग लगा सकते हैं और गवर्नमेंट से उसकी सब्सिडी लेकर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये तो उन लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गवर्नमेंट की योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं और बिज़नेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। तो इनका जैसे इन योजनाओं का आप अगर उल्लेख चाहते हैं तो जैसे सरकार ने एक जन सूचना पोर्टल जो विकसित किया, उस पर इसकी पूरी डिटेल्स भी मिल सकती है अगर जिस योजना में आप चाहते हैं। जैसे आपका गोपालन हो गया, एग्रीकल्चर सब्सिडी हो गई, सारा जो लेखा जोखा है वहाँ आराम से मिल जाएगा। तो ये इससे जो यहाँ के आदरणीय विधायक रामलाल शर्मा जी बीजेपी से हैं, वो आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। विधानसभा में 1-2 बार बातें की है उन्होंने, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए क्या है कि चोमू विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार होने के कारण चोमू में बहुत से विकास कार्य हुए हैं। हमारे चोमू के अंदर गोविंदगढ़ में महिला कॉलेज खुली, मंडा में और इटावा में पीएससी को सीएससी किया, जगह जगह रोडें बनी। माननीय विधायक महोदय आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया तो जो भी रोड सैंक्शन होती है उसका फीता काटने पहुंच जाते हैं। जब कोई काम ही नहीं करवाया तो वो रोड कहाँ से बना रही है? क्या बीजेपी सरकार बना रही है रोड? वो भ्रष्टाचार का आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि चोमू विधानसभा क्षेत्र में आज हालात ये हैं कि उनको किसी गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि चुनाव में क्या मुद्दा लेकर जाएंगे। वो केवल एक भ्रष्टाचार बता रहे हैं कि नगर पालिका चोमू में भ्रष्टाचार हो गया। अरे भ्रष्टाचार हो गया, उसकी जांच करवाओ। जांच होने के बाद अगर भ्रष्टाचार साबित होता है तो आप कहो भी भ्रष्टाचार किया है। तो अभी कुछ दिन पहले वो मीटिंग में कह रहे थे कि साहब मेरे ऊपर आरोप लगा कि 2003 में कोका कोला से मेरे को गाड़ी मिली। वो गाड़ी मेरे दादाजी ने डीडी दे के बनवाई थी। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो डीडी अगर आपके पास, उसको जनता में सफाई देने की जरूरत कहाँ है? अगर डीडी आपने बनवाई थी उस डीडी की कॉपी पेश कर दो, भाई ये रही डीडी, जनता मान जाएगी। क्योंकि जनता को पता है भाई वो स्कॉर्पियो गाड़ी कहाँ से आई थी। अगर उसकी डीडी है तो डीडी जनता में पेश करें, भाई ये डीडी बना हुआ है। तो अभी जो ये रामलाल शर्मा को खुला चैलेंज दे रहे हैं, जो 2003 में कोका कोला कंपनी से उनको स्कॉर्पियो मिली थी, उसका उन्होंने बताया था भाई ये मेरे दादाजी ने डीडी बनवाई थी। तो ये चैलेंज दे रहे हैं, अगर उनके पास वो डीडी है तो वो पेश कर सकते हैं ये। और जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट पर भी जितने कार्य इन्होंने किए, रामलाल शर्मा को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं अगर वो चाहते हैं। और उन पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो केवल फीता काटने के लिए आते हैं और उन्होंने कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं किया है। रामलाल शर्मा के बारे में, तो रामलाल शर्मा जब भी अगर मेरा इंटरव्यू देखते हैं तो इस चैलेंज के बारे में ज़रूर विचार करिएगा। तो आप उनके आरोपों को सीरियस से नकार रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए हैं। अभी शायद मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था, जो पूर्व पालिका चेयरमैन थे, क्या नाम है उनका, आशीष दुसाद, उन्होंने भी कुछ आरोप लगाए थे। उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, उन्होंने आरोप लगाया था कि जो एलईडी लाइटें, जो तिरंगा लाइटें लगाई हैं, उनमें घोटाला कर लिया। उन्होंने एक कहीं का वीडियो भी पेश किया था कि वहाँ पर इतने रुपये में लगी और यहाँ पर इतने रुपये में लगी। देखिए आपको मैं बताऊँ कि चोमू के अंदर हमारे फेमस मिठाई वाला है ओम जी। आप उसकी बर्फ़ी लो तो वो महंगी आएगी, आप दूसरे हलवाई किसी बर्फ़ी लोगे तो वो महंगी आएगी। क्वालिटी का फ़र्क है। अगर क्वालिटी वहाँ पर कोई ज़रूरी है, वो जो हमने क्वालिटी लगाई है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगाई है, 3 साल का मेंटेनेंस है। तो भ्रष्टाचार के आरोप तो कोई काम करेगा तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगेंगे, लेकिन आरोप लगाने के बाद जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जब तक आप भ्रष्टाचार नहीं कह सकते। ये बात भी सही है, जब तक आप सिद्ध नहीं कर सकते तो आप उसको भ्रष्टाचार नहीं कह सकते, क्योंकि तब तक वो सिर्फ आरोप ही है। अभी जो एक चोमू में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, चीतवाड़ी और जो ये कुछ इलाके हैं यहाँ पर जो शुद्ध के विरुद्ध युद्ध है, इसमें जो ये मिलावट का मसला चल रहा है, तो इसके लिए आपने कुछ, ये नगर पालिका के अंडर आता है या क्या स्कीम है इसकी? देखिए ये नगर पालिका के अंडर नहीं आता है, ये CMHO के अंडर में आता है। और
तो चोमू में इसकी कोई लैब है जहाँ ये टेस्टिंग के लिए जा सकता है? चोमू में लैब नहीं है इसकी, जयपुर में लैब है। बार बार कई बार छापे मारकर कईयों को पकड़ा भी है और भी कार्रवाई होगी। नहीं, जैसे मैं एक बार मतलब कल परसों कुछ दिनों पहले जयपुर गया था, तो जैसे वहाँ मैंने कुछ